हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका प्राइमरी टाइटल है पाकिस्तानी और फॉरेन टेरर अटैक्स ऑन इंडिया सिंस आवर इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से लेके अभी तक हमारे ऊपर जो भी टेरर अटैक्स हुए हैं हम उसके बारे में इस वीडियो सीरीज में जानेंगे। तो इस वीडियो सीरीज का जो पहला पार्ट है जो आज हम आप देख रहे हैं वो है 1947 यानी हमारी आजादी से लेकर 1971 यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर तक, क्योंकि 1971 हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग इस टाइम पीरियड को हम लोग कवर करेंगे। ये जो टोटल 24 साल है हम इसको कवर करेंगे और देखेंगे कि इस दौरान भारत पे क्या टेरर अटैक्स हुए थे, भारत को किस किस तरह से इंटरनली थ्रेटन किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है 1947 से लेकर 1948 का पूंछ रेवेलियन, जिसको फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर भी कहा जाता है। तारीख 22 अक्टूबर 1947, जगह पूंछ, जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने इसके बारे में, तो यहाँ कश्मीर में जो इस एरिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो लोग प्लस जो और भी वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो महाराजा हरि सिंह के जो रूल से डिसकंटेंट थी पूरी तरीके से। ये लोग, इनमें से कई सारे लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडिया को सर्व किया था और आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया ये लोग बड़े ही डिससेटिस्फाइड थे। प्लस ये लोग महाराजा हरि सिंह के रूल से भी बड़े डिससेटिस्फाइड थे और चाहते थे कि इनको ओवरथ्रो करके पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया जाए। और पाकिस्तान ने भी, क्योंकि उनको भी कश्मीर पे हमेशा से टेरिटरीज चाहिए थी, क्योंकि वो मानती थी कि वहां पे क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है तो कश्मीर उस हिसाब से पाकिस्तान का हुआ। तो इसलिए उन लोगों ने वहां पे इन लोगों को सपोर्ट दिया, इन लोगों को हथियार दिए, पैसा दिया, पूरा फुल पॉलिटिकल सपोर्ट दिया ताकि ये लोग वहां के जो दोगरा रूल है, मतलब दोगरा, वहां की जो डायनेस्टी उनको दोगरा कहा जाता है, तो उसको ओवरथ्रो कर सके। ये चीजें शुरुआत तो हुई थी प्रोटेस्ट से और रायट से, लेकिन धीरे धीरे ये फुल स्केल्ड मिलिट्री अपराइजिंग बन गई और इनको पश्तून सोल्जर से भी सप्लाई किया जाता था इन रिबेल्स को, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि आज के दिन का खैबर पख्तूनवा है, वहां से पश्तून लोगों को भी भेजा जाता था इस रीजन में लड़ने के लिए, ताकि एज वो लोग कहते थे या फिर पाकिस्तान की सरकार कहती थी कि हम इनको हिंदू या फिर दोगरा रूल दोनों ही कह सकते हैं, उससे हम लोग इनको आजादी दे सके यहाँ के मुस्लिम्स को। अगर हम इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में जाने तो पाकिस्तान ऐसे डर लग रहा था उनको कि कहीं महाराजा हरि सिंह पोटेंशियली कश्मीर की टेरिटरी को इंडिया में सिसीड ना कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई सारे रिबेल्स को और प्रॉक्सीज को कश्मीर में फंड किया ताकि महाराजा हरि सिंह पे प्रेशर बनाया जा सके कि वो प्रेशर, मतलब फोर्सफुली उनको पाकिस्तान में कश्मीर को ज्वाइन करा सके। और इसके लिए कई सारे ट्राइबल मिलिशियाज को भी यूज किया गया ताकि ग्राउंड पे जाके, ऑन ग्राउंड जाके वो ट्राइबल मिलिशियाज एरियाज टेरिटरीज एस्टेब्लिश करे, जिससे महाराजा हरि सिंह की जो डिफेंस फोर्सेज है उन पे प्रेशर पड़े और महाराजा हरि सिंह कश्मीर को पाकिस्तान में ज्वाइन करा दे। अर्ली स्टेजेस में पाकिस्तान ने ट्राइबल मिलिशियाज पर रिलाई किया ताकि एक ओपन वॉर अवॉइड की जा सके और इंडिया इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी खुद की जो ऑफिशियल आर्म्ड फोर्सेज है उनको भी अनऑफिशियली इन्वॉल्व रखा ताकि अगर बाद में अगर जरूरत पड़े तो डिनाई भी किया जा सके कि पाकिस्तान इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व था, जिसे प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कहा जाता है। पाकिस्तान के उस वक्त के मेजर जनरल अकबर खान ने ये अपनी बुक रेडर्स इन कश्मीर में लिखा था कि अपने, मतलब एडमिट किया था कि कैसे ये कोई मियर ट्राइबल अपराइजिंग नहीं थी और कैसे ये पहले से डिसाइडेड, पहले से प्लान्ड एक अपराइजिंग थी जो पाकिस्तान ने ऑर्केस्ट्रेट की थी कश्मीर में। इसके साथ उन्होंने ये भी अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने मियां इफ्तिखारुद्दीन जैसे पॉलिटिकल फिगर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट किया था और पाकिस्तान की सरकार को ये भी कहा था कि अनऑफिशियली पाकिस्तान की आर्मी को इन्वॉल्व रखा जाए ताकि बाद में, जो मैंने कहा, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की जाए। लेकिन ऑल्दो इसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया, इस एडवाइस को फॉलो नहीं किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के और भी ऑफिशियल्स के द्वारा सपोर्ट किया गया था, जैसे अब्दुल कय्यम खान, जिन्होंने कई सारी बसें और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, और उसी के साथ साथ नवाब ऑफ ममदोद, जिन्होंने एक सीक्रेट फंड एस्टेब्लिश किया था, कश्मीर फंड नाम से, इस पूरे ऑपरेशन को फंडिंग देने के लिए। अकबर खान ने बाद में एडमिट किया कि पाकिस्तानी आर्मी जस्ट 56 किलोमीटर दूर श्रीनगर से बारामूला तक पहुंच गई थी जब महाराजा हरि सिंह ने फॉर्मली कश्मीर को इंडिया में ज्वाइन करा दिया। और बेसिकली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को उनके वेस्टर्न बॉर्डर में अवॉइड किया जा सके और कश्मीर की जो वाइटल वाटर रिसोर्सेज है उन पे कंट्रोल सिक्योर किया जा सके। द न्यूयॉर्कर के 1953 के एक आर्टिकल में ये भी हमें पता चलता है कि जो कश्मीर का जो इन्वेजन और जो
एनेक्सेशन प्लान किया गया था पाकिस्तान में, उसमें जो पठान ट्राइब्समैन थे उनको भी पाकिस्तान के द्वारा फंड किया गया था। ने फर्दर ये भी हमें प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान ने इनको इसलिए फंड किया ताकि जो इन्वेजन है और एनेक्सेशन है वो कश्मीर का वो ज्यादा फ्लुएंट हो जाए, पूरा मतलब आराम से वो लोग इन्वेड कर पाए कश्मीर को। सत्य बख्शी जो कि उस वक्त के एक मेजर वेल नोन जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने सोशल रिपब्लिकन में लिखा था 1947 में कि पाकिस्तान में जो एक्स आईएनए मेंबर्स है यानी इंडियन नेशनल आर्मी के जो एक्स मेंबर्स है जैसे मेजर जनरल एमजी कियानी और कर्नल हबीबुर रहमान ने पाकिस्तान को हेल्प की थी इस इन्वेजन को फैसिलिटेट करने में। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अकाउंट्स ने भी ये कंफर्म किया था कि एक्स आईएनए मेंबर्स इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। अब अगर हम वॉर को देखें तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली इन्वेजन को लॉन्च किया। कुछ 5,000 से लेकर 7,000 ट्रुप्स को उन्होंने डिप्लॉय किया मुजफ्फराबाद जो कश्मीर में आज के दिन पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के एरिया में है, लॉन्च किया, जिसमें मेजर जो सोल्जर्स थे वो थे पश्तून ट्राइबल मिलिशियाज। 23 से 24 अक्टूबर 1947 में उरी और मुजफ्फराबाद ट्राइबल फोर्सेस ने कैप्चर कर ली। कई सारी ब्रूटल किलिंग्स, मैसेकर्स, लूटिंग्स रिपोर्ट की गई थी, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग थे। जो ट्राइबल फोर्सेस थी उनका टारगेट था कि श्रीनगर जो कि उस वक्त कश्मीर की कैपिटल थी उसको कब्जा कर ले। 25 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल मिलिशियाज ने बारामूला को भी कैप्चर कर लिया जो कि श्रीनगर से बस 48 किलोमीटर दूर था। लेकिन यहाँ पे ट्राइबल फोर्सेस धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी क्योंकि बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिलेज आने लगे, जैसे कई दूसरे एरियाज में लूटिंग्स, ब्रूटल किलिंग्स, मैसेकर्स, प्लस उसके साथ साथ उसी दिन क्रिश्चियन मिशनरी में भी एक अटैक हुआ था जो कि एक बहुत बड़ा क्रूशल डिले कॉज किया। फिर उसी के अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने ऑफिशियली साइन किया कि कश्मीर अब इंडिया को ज्वाइन कर रहा है, जिसके कारण ट्राइबल फोर्सेस पे प्रेशर आने लगा। प्लस इंडिया ने 27 और 26 तारीख को एयरलिफ्ट किया अपने ट्रूप्स को श्रीनगर तक ताकि बैटल में इंडियन आर्मी ऑफिशियली एंटर कर सके। बारामूला, उरी जैसे कई जगहों पे बैटल्स फॉलो की। 1947 से 48 तक चली ये वॉर, जिसको पहली इंडिया पाक वॉर या फिर पहली कश्मीर वॉर भी कहा जाता है, ये दोनों साइड्स के लिए बहुत ही ब्रूटल वॉर थी जिसमें दोनों साइड्स को बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े। इंडिया को एस्टिमेटेड 1100 से 1500 आर्मी सोल्जर्स का लॉस हुआ, प्लस उसके साथ साथ 1900 के आसपास जम्मू एंड कश्मीर की जो डिफेंस फोर्सेस थी उनका भी लॉस हुआ। अगर हम पाकिस्तान की साइड पे बात करें तो 1000 पाकिस्तानी सोल्जर्स, 5000 ट्राइबल मिलिशियाज और उसके साथ साथ 14,000 सोल्जर्स वुंडेड हुए, तो जिससे पाकिस्तान को लगभग 20,000 फाइटर्स का लॉस हुआ। अब दोस्तों चलते हैं 1960s में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्योंकि 1960s में पाकिस्तान ने कई सारे प्रॉक्सीज और रिबेलियंस को फंड किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो स्पेशली नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे एरियाज में। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को जाने तो बेसिकली पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस और उनकी जो सीक्रेट एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई, उन्होंने बेसिकली एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ देखा ताकि इंडिया को अंदर से डिस्टेबलाइज किया जा सके, इंडिया को अंदर से तोड़ा जा सके। पाकिस्तान ने कई सारे मीजो और नागा इंसर्जेंट्स को फंडिंग दी और उनको चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में और कई सारे वैसे ही जो ईस्ट पाकिस्तान के जो एरियाज है जो आज के दिन बांग्लादेश है वहां पे उनको ट्रेनिंग दी, उनको आर्म्स प्रोवाइड किए, पैसा प्रोवाइड किया, पॉलिटिकल सपोर्ट भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया। अगर हम कुछ इंसर्जेंट ग्रुप की जो फेमस इंसर्जेंट ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अगर उनके बारे में जाने तो उनमें से कुछ है मीजो नेशनल फ्रंट या फिर नेशनल नागा काउंसिल। मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा पाकिस्तान इन ट्राइब्स में एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एक एंटी इंडिया आइडिया फैलाना चाहता था ताकि वो सब इंडिया के अगेंस्ट हो जाए, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है वहां पे कई सारे सेफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश किए गए, जैसे सिलहट में जो कि बांग्लादेश में आज के दिन जो कि ईस्ट पाकिस्तान था पहले, ताकि इनको आराम से वहां पे ट्रेन भी किया जा सके। इनको सेफ कॉरिडोर्स और हाइडआउट्स के हिसाब से भी यूज किया जा रहा था ताकि कोई भी एक्टिविटी हमारा देश नोटिस ना कर पाए। यहाँ पे पाकिस्तान का मोटिव बेसिकली यही था कि इंडिया के जो रिसोर्सेज है उनकी जो इंडियन गवर्नमेंट का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाया जा सके, ताकि जो मेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वेस्ट साइड में वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से खाली हुआ जा सके ताकि इंडिया दोनों तरफ से ही फंस जाए। हम इसके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इस वक्त इंसर्जेंट्स आर्म्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट। इसके अलावा 8 इंसर्जेंट ग्रुप्स ने साइमल्टेनियस अटैक्स कंडक्ट किए इंडियन आउटपोस्ट पे उस एरिया में एट द सेम टाइम सेम डे।
इसके अलावा गुरिल्ला टैक्टिक्स और एम्बुशेस का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि जो भारतीय गवर्नमेंट पोस्ट से मिजोरम में उनपे अटैक्स किए जा सके। इंसर्जेंट्स मशीन गन्स, राइफल्स और एक्सप्लोसिव्स के साथ इक्विप्ड थे, जिनको कई कई जगहों से जैसे ईस्ट पाकिस्तान से स्मगल किया गया था या फिर इंडियन पुलिस स्टेशन जो वहां पे थी वहां से लूटा गया। इसके अलावा वहां का डेंस टेरेन और नागा हिल्स को भी इस्तेमाल किया गया था टैक्टिकल रिट्रीट्स के लिए और एम्बुशेस के लिए, हाइडआउट्स के लिए। और इसके अलावा टारगेटेड असैसिनेशंस भी की गई थी इस पूरे कैंपेन में इंडियन ऑफिशियल्स पे और लोकल कोलैबोरेटर्स के ऊपर। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान के मोटिव के बारे में जाने तो पाकिस्तान का यहाँ पे मेन मोटिव था इंडिया को अंडर से डिस्टेबलाइज करना और पूरे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको टर्मोइल में रखना। इसमें पाकिस्तान कोई एक्चुअल सिंपैथी नहीं दिखा रहा था मीजो या नागा कॉज के लिए, जो वो लोग इंडिया से सेपरेट होना चाहते थे। यहाँ पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन लोगों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने में और इन लोगों की जो जितनी भी मूवमेंट्स थी, कैंपेन्स थी, उनको फंड करने में, उनको आइडियाज देने में कि कैसे कहाँ से क्या कर सकते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में इनके ऑपरेशंस को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनके ऑपरेशंस को भी आईएसआई ने प्लान किया था। पाकिस्तान इन इंसर्जेंट्स को एक तरीके के हिसाब से देख रहा था ताकि न्यू दिल्ली सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके। इसके अलावा कई सारे जो इंसर्जेंट लीडर्स थे जैसे लालडेंगा, वो लोग एक्सटर्नली ऑपरेट कर रहे थे, बाहर से ऑपरेट कर रहे थे एग्जाइल में, जैसे लालडेंगा जो कि ढाका से ऑपरेट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान से। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल ये दिखाते हैं कि इन इंसर्जेंसीज में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 1950 से लेके मतलब मिड 1900 से लेके अभी तक कई सारे जाने जा चुकी है और ये डेटा हर साल फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी एंड कितने वहां पे लोग रहते हैं कि उस जहाँ पे वो इंसर्जेंसी हो रही है, राइट्स हो रहे हैं। टॉल्स मेनली असम, मणिपुर और नागालैंड से आ रही है और इसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सिविलियंस और मिलिटेंट्स ये सभी इक्वल नंबर्स में है जो डेथ टॉल्स है। इंडिया का रिस्पांस इन इंसर्जेंसीज में और इंसर्जेंट्स के खिलाफ बहुत ही फ्लक्चुएट करता रहा है। कभी ये ज्यादा मिलिट्री फोकस्ड रहा है तो कभी ये सोशो इकोनॉमिक और डायलॉग और पीस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहा है। इनिशियली 1970s 80s तक ये बहुत ही मिलिट्री फोकस था और यहाँ पे बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था ताकि इनको बाय फोर्स जो इंसर्जेंट्स है उनको शांत किया जा सके, इंक्लूडिंग यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस 1958 का जो एक्ट था एएफएसपी को कहा जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958, उसको यहाँ पे लगाया गया था ताकि आर्म्ड फोर्सेस को ज्यादा फ्रीडम मिले यहाँ पे मिशंस कैरी आउट करने के लिए और सेंटर से उनको ऑर्डर्स कम लेने पड़े और वो लोग ज्यादा फ्रीली ऑन स्पॉट डिसाइड कर सके हमें इनसे कैसे डील करना है ताकि जो जितने भी जो डिसीजंस हो, जितना भी पूरा मिलिट्री एक्शन है वो फ्लुएंट बना रहे। और टाइम हाउएवर ये तरीके चेंज किए गए भारतीय सरकार के द्वारा और सोशो इकोनॉमिक और पीस के तरीके को इस्तेमाल करना शुरू हुआ, इंक्लूडिंग पीस डायलॉग्स, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स विद हमारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और उसके साथ साथ जो टेररिस्ट जिनकी हम लोग मांग करते हैं उनको सरेंडर कर देना उन लोगों के द्वारा। इसी के साथ साथ सरकार ये भी प्रॉमिस करती है कि जो रूट कॉजेज है ये जो डिसकंटेंट हो रहा है उन लोगों के द्वारा उसको भी एड्रेस किया जाएगा, जैसे हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस या फिर अंडर डेवलपमेंट या फिर एलियनेशन की जो फील आ रही है नॉर्थ ईस्ट के लोगों में उसको भी एड्रेस करके इन मिलिटेंट ग्रुप्स को, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को की जा रही है। हाल ही के कुछ सालों में जो एरियाज हाल ही के कुछ सालों में जो एरियाज पहले एएफएसपीए के अंडर थे वो वहां पे जो इंसर्जेंट एक्टिविटी, मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत बढ़िया से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिक्लाइन की है और यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में अभी कैजुअलिटीज भी कम होती है क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं फोकस अब इम्प्रूव्ड गवर्नेंस की तरफ दिया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो मेनलैंड, जो मेन नेशनल मेन स्ट्रीम है, जो मेनलैंड इंडिया है उसमें और भी फ्लुएंटली इंटीग्रेट किया जा सके। हम देख सकते हैं कि ये एफर्ट्स एक नुआंस्ड अप्रोच की तरफ इशारा कर रहे हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग पीस यहाँ पे इंश्योर की जा रही है भारतीय सरकार के द्वारा पिछले कई सालों से। अब दोस्तों चलते हैं 1965 में। जगह जम्मू एंड कश्मीर, समय अगस्त 1965। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड जाने तो पाकिस्तान कश्मीर को रिक्लेम करना चाहता था उस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ कि वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन इंडियन रूल से डिसकंटेंट थी और वो लोग बड़े ही डिससेटिस्फाइड थे इंडियन सरकार के रूल से और वो लोग आजादी चाहते थे इंडियन से, हिंदूज से।
तो इसलिए पाकिस्तान उस वक्त 1965 में कश्मीर को रिक्लेम करना चाहती थी। प्लस 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद पाकिस्तान ऐसा मानता था कि इंडिया में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जिसको पाकिस्तान यूटिलाइज करना चाहता था। प्लस लाल बहादुर शास्त्री भी तब नए नए थे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की अलाइनमेंट वेस्टर्न पावर्स और चाइना के साथ भी उनको बहुत ही बड़ा ह्यूज स्ट्रेटेजिक बैकअप देती थी। पाकिस्तान भारतीय एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर में एक लोकल अपराइजिंग कंडक्ट करना चाहता था। इसलिए उन्होंने 30 से 40 हजार पाकिस्तानी फोर्सेस को डिस्गाइज्ड एज कश्मीरी लोकल्स कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराया, जिनमें रेगुलर आर्मी पर्सनल और कमांडोज भी शामिल थे। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग मुजाहिदीन स्टाइल एरियाज में की गई थी, जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर यानी जो आज का जो पीओके है वहां पे की गई थी। प्लानिंग इन्फिल्ट्रेशन रूट्स की प्लानिंग को रगेड जो कश्मीरी जो रगेड टेरेन है वहां पे उसके थ्रू प्लान किया गया था इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ सप्लाई लाइंस, कोऑर्डिनेशन और फॉल बैक स्ट्रेटेजीज भी उसी वक्त कैलकुलेट की गई थी। पाकिस्तान की आईएसआई ने इन सब में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। पाकिस्तान की आईएसआई ने इस ऑपरेशन को सोचा था कि क्विक और डिसाइसिव और कोवर्ट होगा और इससे कोई फुल इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन भी ट्रिगर नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो लोकल अपराइजिंग वो कश्मीर में कराना चाहते हैं वो भी वो लोग सक्सेसफुली करा पाएंगे। इन्फिल्ट्रेटर्स को सिविलियन क्लोथ्स में ड्रेस किया गया था ताकि वो कश्मीरी लोकल्स के हिसाब से अपीयर हो। और इसके साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेटर्स की जो फोर्सेस थी उनको भी कई सारे अलग अलग नाम दिए गए थे हिस्टोरिकल और रिलीजियस फिगर्स के ऊपर, जैसे गजनवी फोर्स या फिर सलाहुद्दीन फोर्स, ताकि ये थोड़ा सा रिलीजन थीम भी थोड़ा सा ये मूवमेंट लगे। इससे एक आइडियोलॉजिकल रिलीजियस अपील भी मिल रही थी जो कमांडोज और आर्मी पर्सनल्स थी और इन्फिल्ट्रेटर्स थी उन लोगों को। इन्फिल्ट्रेशन मोस्टली एलओसी के थ्रू हुई थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पे उनका मेन एम था कि इंडियन कम्युनिकेशन लाइंस को डिसरप्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना और इंडिया की लॉजिस्टिकल सप्लाईज को भी डिसरप्ट करना, ताकि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वहां पे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ये इन्फिल्ट्रेशन माउंटेनियस और रगेड टेरेन के थ्रू की गई थी ताकि उन लोगों को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम। इसी के साथ वो लोग कश्मीर में एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी फैलाना चाहते थे और उसके साथ साथ लोकल सिंपैथाइजर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना चाहते थे ताकि लोकल अपराइजिंग क्विक से क्विक की जा सके। इसी के साथ वो लोग अंडरग्राउंड नेटवर्क्स भी एस्टेब्लिश करना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द रिबेलियन कराया जा सके। इसी के साथ अगर हम लोग पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा आईएसआई के बारे में जानते हैं। आईएसआई को 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर, क्योंकि उस वॉर ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग और गैदरिंग में बहुत बड़ी वीकनेसेस को एक्सपोज किया था। आईएसआई बस कोवर्ट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग को कश्मीर में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया और वो लोग अपनी कई सारी इंफॉर्मेशन को आजाद कश्मीर के जो मिलिटेंट जो रेजिमेंट्स थे उनसे वो लोग गैदर किया करते थे। आईएसआई प्रेसिडेंट अयूब खान और अदर मिलिट्री लीडर्स जैसे फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को रिपोर्ट करते थे कि कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया मूवमेंट की तैयारी हो रही है और वहां पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि वहां पे एक मुस्लिम्स के अमोंग एक एंटी हिंदू और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक रिबेलियन ट्रिगर हो सकता है। ऑल्दो हम सबको पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई की गई थी वो कितनी ओवरली सैचुरेटेड थी, प्लस कितनी ओवरली बढ़ा चढ़ा के बोली गई थी उन लोगों को। और उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी और बायस्ड थी और इससे पूरा जो पाकिस्तान में पूरा मिसजजमेंट हो रही थी कि कश्मीरीज एक पाकिस्तान लेड इंसर्जेंसी को ज्वाइन करना चाहते हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट अयूब खान ये मानते थे कि ऑपरेशन एक स्विफ्ट और लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लीड करेगा और इससे इंडिया अपने मिलिट्री रिस्पांस को कश्मीर में लिमिट करेगा, जिससे कश्मीर अल्टीमेटली पाकिस्तान के अकॉर्डिंग काम करेगा, पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग काम करेगा। एडिशनली ये भी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि चाइना शायद से पाकिस्तान के बिहाफ पे एक्ट करे ऑन द अक्साई चीन रीजन, जिससे एक सेकंड फ्रंट खुल जाए इंडिया के अगेंस्ट। ऑपरेशन को पाकिस्तान के मेजर जनरल उस वक्त के हुसैन मलिक के द्वारा प्लान किया गया था, जिनकी लीडरशिप के अंदर, जो कि उस वक्त कश्मीर डिवीजन के हेड थे, उनकी लीडरशिप के अंदर 7,000 से 20,000 इन्फिल्ट्रेटर्स को ट्रेन किया गया था गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में, ताकि वो पीओके में और इंडिया के जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है उसमें एंटर कर सके। जनरल मोहम्मद मूसा खान, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अपनी किया था कि इस ऑपरेशन के ऊपर अपने रिजर्वेशंस को वो कह रहे थे, उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था कि ये ऑपरेशन प्रॉपर प्लानिंग और फंडिंग ये सब लैक करता है। ऑल्दो फिर बाद में उन्होंने ये जरूर एडमिट किया कि ये ऑपरेशन उन्हीं के अंदर प्रोसीड किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऑपरेशन जिब्राल्टर को आउटसेट यानी पहले से ही वो रिजेक्ट कर रहे थे। ऑपरेशन अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं रहा और इन्फिल्ट्रेटर्स को बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ा था इंडियन फोर्सेस से, जो कि अल्टीमेटली 1965 द सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर की तरफ लीड किया।
अगर हम लोग थोड़ा टाइमलाइन के बारे में जाने तो अर्ली 1965 में पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडिया में घुसाया, कश्मीर में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, जिससे एक अपराइजिंग स्पार्क हो सके। 1 से 5 अगस्त 1965 में कई सारे इन्फिल्ट्रेटर्स ने जेएनके के कई सारे एरियाज जैसे हंडवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला और राजौरी पूंछ सेक्टर जैसे एरियाज में इन्फिल्ट्रेट किया। वो लोग लोकल्स के हिसाब से डिस्गाइज्ड थे। 6 अगस्त 1965 को भारतीय फोर्सेस ने इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया और लोकल सपोर्ट जो था इन्फिल्ट्रेटर्स को वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया अच्छे से। 6 से 14 अगस्त 1965 तक क्लैशेस और इंटेंसिफाई हुई और इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लॉन्च किए ताकि जो जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स थे उन सबको ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जा सके। सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया, जो कि एक मिलिट्री ऑफेंसिव था पाकिस्तान का जॉर्जियन सेक्टर में। सितंबर 1965 को इंडिया ने भी रिस्पांस किया, उस वक्त इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ओपन वॉर का डिक्लेरेशन किया लाहौर की तरफ। हम इंडिया के रिस्पांस की बात करें तो 6 सितंबर 1965 को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब के थ्रू क्रॉस किया और उन्होंने लाहौर की तरफ अपनी मार्च को शुरू किया ताकि कश्मीर में जो इंडियन फोर्सेस है उन पे जो प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस से वो थोड़ा कम इंटेंसिफाई हो सके। ये कन्फ्लिक्ट कई सारे मेजर टैंक बैटल्स के द्वारा मार्क किया गया था, जैसे असल उत्तर में, जो कि 17 दिन तक ये पूरा कन्फ्लिक्ट चला था और इसमें इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के बहुत अंदर तक घुस गई थी। इंडियन फोर्सेस लाहौर के एकदम बॉर्डर पे आ चुकी थी और लाहौर पे मतलब टेक ओवर ऑलमोस्ट निश्चित था अंटिल यूएन नेशनल सीज फायर ब्रोकर किया गया यूएन और सोवियत यूनियन के द्वारा। और 22 सितंबर 1965 को ताशकंद डिक्लेरेशन, जो आज बहुत फेमस है, जिसमें आपको पता होगा कि कई सारे रूमर्स भी है कि उस फोटो में पीछे सुभाष चंद्र बोस को भी देखा गया था, वो हुआ और फिर सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर का एंड हुआ। ताशकंद डिक्लेरेशन जनवरी 1966 को साइन किया गया था ताशकंद शहर में, जो कि आज के दिन उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ा शहर और कैपिटल सिटी भी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट की, जो कि है 1971 में ऑपरेशन चेंगिस खान। तारीख 3 दिसंबर 1971, जगह ईस्ट पाकिस्तान, जगह ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। बैकग्राउंड जान लेते हैं और बैकग्राउंड ये है कि ऑपरेशन चेंगिस खान कोड नेम था पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का, जो कि पाकिस्तान ने दिसंबर 3 को 1971 में इंडिया पे कंडक्ट किया था। भारत के 11 एयर बेसिस को पाकिस्तानी फाइटर्स के द्वारा टारगेट किया गया था। मोटिव इसमें पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ एक युद्ध इनएविटेबल है और पाकिस्तान इस वॉर को क्विकली स्विफ्टली जीतना चाहता था, प्लस वो इस वॉर को इंटरनेशनलाइज करना चाहता था ताकि फॉरेन पावर्स जैसे यूएस और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए बिफोर इंडिया सिक्योर्स ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के दिन बांग्लादेश है। 3 दिसंबर 1971 को ठीक शाम को 5:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में पाकिस्तान ने एक सरप्राइज एयर अटैक लॉन्च किया भारत के 11 स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस पे, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड थे। इन एयर बेसिस में आते थे श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, अंबाला, आगरा, बाड़मेर, जोधपुर, उत्तरलाई, हल्द्वारा, सिरसा और आदमपुर। इसको डेलिबरेटली डस्क के समय पे प्लान किया गया था ताकि इससे जो इंडियन एयरक्राफ्ट से उनकी विजिबिलिटी भी कम रहे और वो जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट थे वो बड़े ही लो हाइट पे फ्लाई कर रहे थे ताकि वो लोग रेडार को भी इवेट कर सके। प्लस इस टाइम पे मोस्टली मिलिट्री बेसेस थोड़े से, इसके साथ साथ इस वक्त रिड्यूस्ड विजिबिलिटी भी रहती है और इंडियन रेडीनेस भी उस वक्त शाम के समय कम हुआ करती थी। साथ साथ रगेड टेरेन के ऊपर से भी इन फाइटर्स को फ्लाई किया गया था ताकि इंडियन फाइटर्स को भी काउंटर करने में दिक्कत आए पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि आईएएफ की उन एयरफोर्स बेसिस की जो रनवेज है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके रिटार्डेड बॉम्ब्स और जनरल पर्पस बॉम्ब्स के साथ, ताकि जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उनको ग्राउंडेड कर दिया जा सके ताकि वो उड़ ना पाए। इससे वो जो एयरक्राफ्ट है वो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर पाएंगे। हाउएवर इस ऑपरेशन को आइसोलेटेड तरीके से किया गया था और इसका कोई ब्रॉडर गोल नहीं था, बस इसका टारगेट था कि इन 11 एयर बेसिस को इनफेक्टिव कर दिया जाए। इसलिए इस ऑपरेशन की जो फ्यूचर इफेक्टिवनेस थी वो बहुत ही कम थी। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से लिंक किया जाता है और इसके साथ साथ इसको पाकिस्तान मिलिट्री ने जो ईस्ट पाकिस्तान में जो इतने हेवी एट्रोसिटीज कमिट की थी उसके साथ भी लिंक किया जाता है। कई सारे ह्यूमन लॉसेस और कैटास्ट्रोफीज भी हुई थी। एस्टिमेटेड 2500 से लेके 4000 मिलिट्री पर्सनल का लॉस देखा और उसके साथ साथ 10 to 20,000 सोल्जर्स वुंड भी हुए थे। हाउएवर पाकिस्तान को इससे भी बड़ा लॉस हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने एक एस्टिमेटेड 6000 to 9000 सोल्जर्स का लॉस देखा, प्लस उनको ऑलमोस्ट 20 to 30,000 सोल्जर्स उनके वुंड हुए थे। इसके साथ साथ 93,000 पर्सनल ने ढाका में सरेंडर किया था और उनको कैप्चर किया गया था, विच इज द लार्जेस्ट सरेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर्स सिंस वर्ल्ड वॉर 2 एट दैट टाइम। इन दोनों की वॉर में सबसे बड़ा टॉल ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को हुआ था,
जिसमें कई सारी एट्रोसिटीज कमिट की गई थी, कई सारे लॉसेस भी हुए थे। एस्टिमेटेड लॉसेस ईस्ट पाकिस्तान में अराउंड 3 मिलियन है, जिसमें कई सारे औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जेनोसाइड्स भी किए गए थे, सेक्सुअल असॉल्ट्स और सेक्सुअल अटैक्स भी किए गए थे लोगों पे, और उसके साथ साथ कई सारे अराउंड 10 मिलियन लोगों को इंडिया में फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया था। चलो टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले अगर 1947 टू 1970 की बात करें तो पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ था तो वो दो भागों में फॉर्म हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान आज का मॉडर्न डे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान ऑल्दो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होस्ट करता था पूरे पाकिस्तान नेशन की, लेकिन ज्यादातर मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर सब वेस्ट पाकिस्तान में गए। पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जितनी भी डिफरेंसेस थी वो शुरू हुई थी 1952 में विद द लैंग्वेज एक्ट। वो शुरू हुई थी लैंग्वेज मूवमेंट के साथ 1952। दिसंबर 1970 को पाकिस्तान ने अपने जनरल इलेक्शंस होल्ड किए, जिसका रिजल्ट निकला और उसको आवामी लीग ने जीता, और उसमें शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी विक्ट्री से जीते और उनको 162 में 160 सीट्स प्राप्त हुई ईस्ट पाकिस्तान में। ओवर वेस्ट पाकिस्तान के जो रूलिंग एलिट्स थे यानी यहयान और जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने आवामी लीग को गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं दिया, जिससे बहुत अनरेस्ट स्पार्क हुआ। मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एक बहुत ही हेवी मिलिट्री क्रैकडाउन था पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर। इसमें बंगाली सिविलियंस, इंटेलेक्चुअल, स्टूडेंट सबको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, मारा गया, कई औरतों बच्चों पे सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए और पूरा ईस्ट पाकिस्तान को पूरा तबाह करने की कोशिश की गई थी वेस्ट पाकिस्तान जो मेनलैंड पाकिस्तान है उनके द्वारा। ये वायलेंस ने एस्टिमेटेड 10 मिलियन रेफ्यूजीज को इंडिया बॉर्डर इलीगली क्रॉस करने पे मजबूर किया इनटू द स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। अप्रैल से नवंबर 1971 में जैसे जैसे ईस्ट पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ रही थी, इंडिया ने मुक्ति बाहिनी नाम के एक रेबेल ग्रुप को ट्रेनिंग देना शुरू किया, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में मेन पाकिस्तानी फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद 21 नवंबर 1971 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बांग्लादेशी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनली। अगर हम लोग इंडिया के रिस्पांस के बारे में बात करें तो इंडिया ने इसके बाद एक बहुत ही स्विफ्ट मिलिट्री एक्शन कंडक्ट किया, जिसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने बहुत ही बढ़िया से एक साथ कंडक्ट किया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट था कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 3000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने सरेंडर किया, जिसका एंड रिजल्ट था कि एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का फॉर्म हुआ, जो कि हमेशा के लिए साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर दिया। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही प्लान करके, बहुत ही रिसर्च करके बनाया है और मैं टारगेट करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सकूं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में वीडियो नहीं लाऊंगा, उसके बीच में भी मैं वीडियोस डालता रहूंगा। इसको मैं और भी आई थिंक 2-3 पार्ट्स में मैं इसको फुल्ली कवर कर लूंगा ये पूरे इसको। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।